नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद ताल्लुक में। यूपी ट्रिपल एससी ने आज अपना पाठ्यक्रम जारी कर दिया। बहुत सारे लोग समूह गा की तैयारी कर रहे हैं। समूह गा के लिए एक अलग से आयोग बनाया गया था, आप सभी को मालूम है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में जो है, काफी दिनों से बातचीत चल रही थी कि यूपी ट्रिपल एससी का पाठ्यक्रम आएगा, है ना। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा कराने वाला है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। पीईटी का तो आप कई दिनों से सुन रहे हैं कि पीईटी की परीक्षा क्या होगी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। पीईटी के लिए पाठ्यक्रम आज जारी कर दिया गया। लगभग अगर हम लोग देखें तो 50,000 से अधिक पदों का अधियाचन भेजा गया है यूपी ट्रिपल एससी को। 50,000 वैकेंसी बहुत होती है, तो 50,000 से अधिक वैकेंसी के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का पाठ्यक्रम संपूर्ण रूप से आज शाम को 6 बजे के आसपास फाइनल करके यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जारी किया गया। आज हम लोग इस वीडियो में किस किस चीज पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो पाठ्यक्रम जारी किया है, उस पाठ्यक्रम का पूरा विश्लेषण हम लोग करेंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि कहां से आपको कितना पढ़ना है और कैसे आपको तैयारी प्रारंभ करनी है। क्लियर है। दूसरा, संभावित पदों की संख्या किस विभाग में कितनी है, मैं इसकी भी जानकारी आपको दूंगा कि किस विभाग में ये संख्या कितनी है और कितनी संख्या के लिए, कितने पदों के लिए आपको तैयारी शुरू करनी है। हालांकि पद अगर देखा जाए तो लगभग 88,000 खाली हैं, लेकिन अधियाचन जो अभी यूपी ट्रिपल एससी को समूह गा का मिला है वो लगभग 50,000 पदों का मिला है। तो 50,000 पदों के लिए आए आपकी पीईटी की परीक्षा होने चल रही है, जो आपकी पहली परीक्षा होगी। लगभग हम लोग समझ लें कि अप्रैल के लास्ट में और मई के पहले सप्ताह में आपकी ये परीक्षा संभावित है, हो सकती है। जानते हैं चुनावी साल है, इलेक्शन ईयर है, इसलिए नौकरियां इस साल रेवड़ी की तरह बंटनी ही बंटनी है। अब आप लोग कमर कस लीजिए, पूरी अच्छी तरीके से सावधानी से अपने अध्ययन को, तैयारी को शुरू करें, क्योंकि अभी तक आपके सामने ये था कि सर हमारे सामने जब कोई पाठ्यक्रम नहीं है तो हम तैयारी कैसे करें। लेकिन अब आपके सामने पाठ्यक्रम भी है और वैकेंसी भी है, और मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी परीक्षा भी होगी, क्योंकि ये बहुत स्वर्णिम साल आपके लिए भी है, राजनीतिक दलों के लिए भी है, चुनाव के लिए भी है और बाबा जी के लिए भी है। तो सब लोगों के लिए स्वर्णिम साल है। मान के चलिए कि बहुत तेजी से आपको इन चीजों को करना है, पढ़ाई लिखाई शुरू करनी है ना। तो इस पर भी हम लोग पूरी बातचीत आज करने चल रहे हैं। परीक्षा तिथियां आपकी क्या हो सकती है। अब आपकी परीक्षा 2 चरणों में होने चल रही है। एक तो सभी लोगों को पीईटी पास करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी, और दूसरा इसके बाद फिर जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो परीक्षा पास करनी है। तो आइए इन सब चीजों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाठ्यक्रम विश्लेषण से, ठीक है। तो पाठ्यक्रम विश्लेषण की अगर हम लोग बात करें तो जो आज पाठ्यक्रम दिया गया है, आप देखिएगा, अभी आप साइट पर चले जाइए, उस साइट पर पूरी सूचना है। 20 फरवरी 2021 को आपका ये पाठ्यक्रम जारी किया गया है, मतलब आज के दिन, है ना। बढ़ते दबाव के कारण, जैसे आप कल देख रहे थे कि जेई वाले सदस्यों ने बहुत ज्यादा जाके वहां पर क्या किया था, हो हल्ला किया था, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया था जेई ने। तो कमीशन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आना ही था, क्योंकि अब जब एक जगह विरोध दर्ज कराया जाता है तो फिर दिक्कत ये होती है कि दूसरा भी विरोध अगर आ जाएगा तो फिर कमीशन थोड़ा सा दबाव में आता है। और कमीशन बहुत दिन से अपनी कमेटी के माध्यम से इस पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहा था। आज आपका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है, ठीक है। साफ साफ इसमें लिखा है, देखिए लिखा है समूह गा पदों पर भर्ती हेतु, देखो 20/11/2000 के अंतर्गत समूह गा के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, ठीक है। और इसके बाद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया गया, मतलब कार्यक्रम पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया है और पाठ्यक्रम पर भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, ठीक है। शासन द्वारा अनुमोदित परीक्षा पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और ये पाठ्यक्रम आज जो है कमीशन की वेबसाइट पर प्रकाशित हो चुका है। आइए इस पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखें, 100 परीक्षा की अवधि 2 घंटा है। ध्यान से इसको समझिएगा, 2 घंटा 120 मिनट है आपका, ठीक है। और 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल करने हैं, ठीक।
इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अगर हम लोग देख लें तो आपका प्राचीन इतिहास है, ठीक है। प्राचीन इतिहास का सिलेबस थोड़ा सा ओपन करके दिया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त, हर्षवर्धन और राजपूत काल। इसके बाद जो आपका मेडिवल और मॉडर्न का सिलेबस है, मतलब आपका सल्तनत और मुगल काल का जो सिलेबस है उसको बहुत विस्तृत नहीं खोला गया है। मतलब सांस्कृतिक पक्ष को आपको पढ़ना है, राजनीतिक पक्ष को नहीं पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आएंगे सल्तनत में और मुगल काल में, प्रशासन से आपके क्वेश्चन आएंगे, प्रशासन के अलावा संस्कृति से क्वेश्चन आएंगे, किताबें आएंगी और स्थापत्य से क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री आपका नहीं आएगा क्योंकि कैटेगराइज न करके एक लाइन में लिखा गया है। तो पूरा जो प्राचीन इतिहास का जो पोर्शन है आप देख सकते हैं, इस प्राचीन इतिहास के पोर्शन को 5 नंबर में दिया गया है। अंक कितने दिए गए हैं इसके लिए? 5 दिए गए हैं। क्लियर? समझिए इस पाठ्यक्रम को एक बार। इसके बाद देखिए, मुगल काल, सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा तीनों दिए गए हैं। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यहां पर आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है? स्थापत्य पढ़ना है, जहां से प्रश्न आएंगे, संस्कृति पढ़नी है, कल्चर पढ़ना है और प्रशासन पढ़ना है, ठीक है। और किताबें पढ़नी है। किसकी कौन सी किताबें? बस इतने से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहां से आपके प्रश्न आराम से यहां से मिल सकते हैं। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट आप कह सकते हैं। मॉडर्न इंडिया की मैं बात आपसे कर रहा हूं। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक इतिहास जो आपका दिया गया है वो भी 5 नंबर में दिया गया है। तो इतिहास का जो सिलेबस है वो 2 भागों में बटा है और ये 10 नंबर का सिलेबस आपका इतिहास का दिया गया है। तो आपको जो इतिहास तैयार करना है वो 10 नंबर में तैयार करना है। और मेरे ख्याल में जीएस का करंट के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पोर्शन आपका इतिहास है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे भाग को अगर हम लोग देखें तो भूगोल दिया गया है। पूरा भूगोल तीसरे भाग में दिया गया है। तीसरा हिस्सा भूगोल का है। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, वन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास, ये सब भी आपका 5 नंबर में दिया गया है। तो 5 नंबर में स्पेसिफिक तो दिया गया है लेकिन पाठ्यक्रम बड़ा है ना। भूगोल का इतना बड़ा पाठ्यक्रम, भाई जैसे इतिहास के लिए तो 10 नंबर अलॉट किए, लेकिन भूगोल के लिए 5 ही नंबर का अलॉटमेंट किया गया है। तो भूगोल 5 नंबर में है। अभी मैं आपके कमेंट नहीं ले सकता, थोड़ी देर बाद में आपके कमेंट लूंगा, है ना। हाँ कमेंट लूंगा, परेशान मत होइए, है ना। पहले इसको विश्लेषण कर लीजिए पूरा, ठीक। आपको देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पक्ष आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी। पहले एक बार पाठ्यक्रम देख लीजिए। ये दूसरा भाग है पाठ्यक्रम का, तीसरा भाग। चौथा भाग भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक एक पक्ष में दिया गया है, जो आपका डेवलपमेंट है, जो विकास का चरण था, है ना। और विकास के चरण के बाद ये व्यवहार का चरण माना जाता है। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, है ना। ये 5 नंबर में दिया गया, लेकिन इसके 5 में से 3 नंबर लगभग अगर हम लोग देखें तो वो आपके करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। बाकी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं, है ना। टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं, विकास कैसा हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल क्या है, इन सब चीजों पे आपको बात करनी पड़ेगी। तो अर्थव्यवस्था भी आपका 5 नंबर है, बट अर्थव्यवस्था आपका करंट से जुड़ जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, आर्थिक सुधार दिया गया है और जीएसटी भी दे दिया गया है। जीएसटी देखिए, आप सरकार इस पर काम कर रही है, जीएसटी भी दे दिया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5वां चरण है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन को भी 5 नंबर में आपका दे दिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली और जितना भी आपका जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, ये 5 नंबर में है। विज्ञान के सिलेबस को कैटेगराइज नहीं किया गया है। विज्ञान के सिलेबस में 3 चीजें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ठीक है। 5 नंबर में है, जहां से आप मान के चलिए कि सबसे ज्यादा प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे, फिर प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे। केवल पीएच वैल्यू के प्रश्न ही रसायन विज्ञान से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ये दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक अंकगणित। देखिए,
मैथमेटिक्स का इतना बड़ा पोर्शन और इतना कम पाठ्यक्रम मैथमेटिक्स का दिया गया है। पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और एवरेज, है ना। तो अब अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें आपकी छिपी हुई है ना। हालांकि मैथ और रीजनिंग यहां पे डिसाइडिंग होने वाला है, क्योंकि लास्ट वाले 10-10 नंबर के जो दो पोर्शन दिए गए हैं आंकड़ों वाले, है ना, उसमें से एक 10 नंबर का पोर्शन आंकड़ों वाला आपका मैथमेटिक्स से जुड़ रहा है और एक रीजनिंग से जुड़ रहा है। तो मान के चलिए कि मैथमेटिक्स आपकी 15 नंबर की है और रीजनिंग भी आपकी 15 नंबर की है। अभी मैं आपको बताता हूं। फिलहाल 5 नंबर में मैथमेटिक्स में आपका दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी की एक खास बात समझिए, जब आपने वीडियो का पेपर देखा होगा जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का हुआ था या अग्निशमन अधिकारी का पेपर हुआ था, तो वहां पर रीजनिंग और मैथ के पूछे जाने की प्रकृति जो थी वो थोड़ी सी अलग थी। आपने वहां पे विचार किया होगा। बदली हुई प्रकृति पर यहां पे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए उन्होंने 2 नए टॉपिक इंट्रोड्यूस किए हैं जो अमूमन आपके पाठ्यक्रम में नहीं होते हैं, है ना। उन 2 टॉपिक को अगर हम लोग देखें और उन 2 टॉपिक के साथ इसको जोड़ के देखें तो आपको समझ में आएगा कि 15 नंबर की गणित होने वाली है और 15 नंबर की आपकी रीजनिंग होने वाली है। जैसे सामान्य हिंदी का सिलेबस देखिए पहले आप, ये भी 5 नंबर का दिया गया है, ठीक है। और सामान्य हिंदी में बहुत क्लियर कर दिया गया है, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है ना, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां है, लेखक और रचना है, गद्य एवं पद्य की। और ये सभी पोर्शन आपको दिया गया है 5 नंबर में, ठीक है। विस्तृत सिलेबस दिया गया है, लेकिन अमाउंट जो दिए गए हैं 5-5 नंबर के आपके यहां पे दिए गए हैं। अब देखिए यहां से शुरू होता है डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए कि है क्या। बेसिकली अंग्रेजी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है 5 नंबर में। बहुत सारे लोग देख रहे थे कि यूपी ट्रिपल एससी में कभी भी अंग्रेजी नहीं आता, बट इंग्लिश ग्रामर और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न अगर यूपी ट्रिपल एससी इन टॉपिक को भी इंग्लिश में लिख देता तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इंग्लिश को तो 5 नंबर में इंट्रोड्यूस किया है, टॉपिक हिंदी में ही लिखे हैं। ये थोड़ी सी निराश करने वाली चीजें हैं। अगर इसको भी इंग्लिश में ही लिख देता तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर हो जाता। आइए, तो इंग्लिश भी अब आपको पढ़ना है ना। इंग्लिश भी यूपी ट्रिपल एससी में इंट्रोड्यूस है और इंग्लिश को भी आप सभी सदस्यों को पढ़ना है। इसके बाद अब देखिए रीजनिंग, यहां से देखिए आपका लॉजिक शुरू होता है, जहां से आपको दिमाग लगाना है। 10वां, 11वां और 12वां पोर्शन आपके लिए जरूरी है। देखिए बृहत एवं लघु, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट जिससे यहां पर दिए गए हैं, रिलेशंस दिए गए हैं, समूह में भिन्न को अलग करना जिसको आप कहते हैं क्लासिफिकेशन दिया गया है, कैलेंडर घड़ी दिया गया है, कारण और प्रभाव मतलब लॉजिकल दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है। ये पूरा लॉजिकल का आपको ये दिया गया है और ये सब दिया गया है 5 नंबर में। अब मैंने आपसे कहा था कि मैथ और रीजनिंग अगर हम लोग देखें तो 15-15 नंबर का है, वो कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे मेजर पोर्शन अगर आपका कोई है तो वो आपका सबसे मेजर पोर्शन बेटा जा रहा है करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, है ना, जो आपका 20 नंबर में है। यह हिस्सा आपको मेरे साथ तैयार करना है, जहां पर समसामयिकी है, करंट अफेयर्स है, भारतीय एवं वैश्विक, और सामान्य जागरूकता है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये पूरा जो है जिसको आप कहते हैं स्टैटिक जीके, है ना। स्टैटिक जीके का जो ये पोर्शन है, यही दोनों पोर्शन और लास्ट के जो 10-10 नंबर के 4 पोर्शन दिए गए हैं, ये 10-10 नंबर के 4 भाग आपको 10 तक ले जाएंगे। जो 10-10 नंबर के इन 4 भागों में लीड करेगा, है ना, निश्चित रूप से वो यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा को आसानी से पास कर सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पर जो आपकी नजर होनी चाहिए वो प्रारंभ से ही आपकी जबरदस्त तो पैनी होनी चाहिए। सामान्य जागरूकता, लिखा जनरल अवेयरनेस है, लेकिन इसको आजकल की टर्मिनोलॉजी में हम लोग देखें तो स्टैटिक जीके कह के संबोधित करते हैं। बेसिकली स्टैटिक जीके का एक जबरदस्त पोर्शन है जिसको आपको यहां पे तैयार करना है, स्टैटिक जीके के पोर्शन को, ठीक है। जहां पर देख लीजिए आप क्या क्या है करंट अफेयर्स में। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संगठन मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारतीय विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संस्थान, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण। और मैं वादा करता हूं इन 10 में से एक प्रश्न भी आपका गलत नहीं होने दूंगा। ये 10 के 10 आपको सही कराऊंगा। अपनी जिम्मेदारी पर मैं अपने विषय बता रहा हूं
और ये 10 के 10 आपको सही कराऊंगा, ये 20 के 20 आप यहां पे मेरे साथ सही करिए, प्लस 5 नंबर का जो रीजनिंग है उसकी भी जिम्मेदारी ले रहा हूं। ये 25 नंबर आपको मेरे साथ फिट करने हैं जब भी इस परीक्षा की तैयारी आपको प्रारंभ करनी है। क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 13वां हिस्सा है। अब देखिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मैं आपको बता रहा था, है ना, ये देखिए हिंदी का एक अलग से इंट्रोड्यूस यहां पे किया गया है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। तो अब देखो 5 नंबर का हिंदी वहां था और 10 नंबर का यहां है, तो हिंदी के नंबर कितने हो गए? 15। तो एक मेजर पोर्शन आपका हिंदी का 15 नंबर का हो गया है। तो कायदे से इस सिलेबस को अगर देखिए तो देखो इस सिलेबस में आपका है क्या? रीजनिंग 15, मैथ्स 15 है। देखिए मैं बता रहा हूं कैसे। ठीक है, रीजनिंग 15, मैथ्स 15, हिंदी 15। ठीक है, 15 करंट प्लस जीए जनरल अवेयरनेस 20, है ना, 45 और 20 65। 100 में से 65 नंबर आपका ये पोर्शन कवर कर रहा है। रीजनिंग 15, मैथ्स 15, हिंदी 15, करंट और जीए आपका कितना है बताइए? 20 है। कैसे रीजनिंग और मैथ 15-15 हो रहा है ये भी समझ लीजिए। अब आप देखिए यहां पर जो 14वां पोर्शन और 15वां पोर्शन है, 5-5 नंबर का तो ऊपर इंट्रोड्यूस है। यहां पे क्या लिखा है? ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर में। ठीक है, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण तालिकाएं 10 नंबर में। ये दोनों पोर्शन में से एक पोर्शन आपका 10 नंबर का मैथ से जुड़ रहा है और एक पोर्शन आपका 10 नंबर का डाटा सफिशिएंसी रीजनिंग से जुड़ रहा है। ठीक है, अब 10 प्लस 5 मतलब 15 का तो मैथ हो गया, 10 प्लस 5 15 का आपका रीजनिंग हो गया। क्लियर? तो जो मैंने यहां पे लिखा था गौर से देखिए, क्या ध्यान से सिलेबस को देखिएगा। 15 का मैथ्स है, यही आपको ध्यान देना है, 15 का रीजनिंग है, 15 का हिंदी है। ठीक है, 15 का हिंदी है और 20 का आपका करंट प्लस जीए है, जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, जहां पर आप इन 20 और इन 15 के लिए मेरे साथ रहेंगे, टोटल 35 नंबर के लिए आप इस पेपर में मेरे साथ रहेंगे। क्लियर? 15 प्लस 20 35 नंबर के लिए इसमें आप मेरे साथ रहेंगे। क्लियर हुई बात? हाँ, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिखा है क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी पर आधारित होगा। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 की कटौती की जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग भी आपकी यहां पर होगी। निगेटिव मार्किंग भी है ना? तो पीईटी में निगेटिव मार्किंग भी आपकी यहां पर है। क्लियर? पहले तो 3000 लोग दिख रहे हैं और 974 लोग ही लाइक किए हैं। कम से कम 2500 लाइक आपके होने चाहिए। ठीक है, सिलेबस लेके आप लोगों के लिए आया हूं, संस्था का भी मनोबल इससे बढ़ता है, तो पहले तो लाइक कर दिया करिए सभी लोग। ठीक है, हाँ आइए 2500 लाइक कम से कम इसको आप पहुंचाइए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, तो यहां पर हम गौर से देखें कि यहां पर लिखे सिलेबस को पूरा अगर आप देखें इसको, तो पूरा सिलेबस लगभग आपका सिलेबस तो पूरा जीएस प्लस मैथ रीजनिंग इंग्लिश का दिया गया है सबका, बट पूरा पाठ्यक्रम अगर हम लोग देखें तो पूरा पाठ्यक्रम आपका मैथ, हिंदी, रीजनिंग और सबसे बड़ा विषय निकल के आया है करंट, है ना? इन चार के इर्द गिर्द आपका पूरा पाठ्यक्रम यहां पर जा रहा है। अब यहां पे एक चीज और देख लीजिए कि संभावित जो आपकी संख्या है पदों की, वो संभावित पदों की संख्या आपकी कितनी है? वो है 50,000। अब यहां पे 50,000 को भी मैं आपको बता दूं कि किस विभाग में कितने पद हैं, वो समझ लीजिए। लेखपाल के लगभग जो अध्याचन मिला है 7882, इतने पद आपके लेखपाल के हैं जिनका अध्याचन मिला है। ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग में क्लर्कल कैडर के 1055 पद हैं, माध्यमिक शिक्षा के 500 पद हैं। विभिन्न विभागों में जो लिपिक होते हैं, विभिन्न विभागों के जो लिपिक के पद हैं बेटा, वो लिपिक के पद हैं 7000। लेखा परीक्षक के 1303 पद हैं। ग्राम विकास वीडियो के 1658 पद हैं। परिवार कल्याण में 9222 पद हैं। बाल विकास पुष्टाहार में 3448 पद है और नगर निकाय में 383 पद है।
लगभग अगर हम इन सबको जोड़ दें और जितने का अधियाचन मिला है उस अधियाचन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लगभग 50,000 पदों के लिए पहला आपका पीईटी आयोजित होने चल रहा है। और इस पीईटी को आप मान के चलिएगा कि ये अप्रैल के लास्ट में, है ना, और मई में, है ना, अप्रैल के लास्ट में और मई में अपनी स्थिति क्लियर कर देगा। जुलाई तक इस पीईटी का रिजल्ट आपके सामने होगा। क्लियर? हाँ, जुलाई तक इस पीईटी का रिजल्ट आपके सामने होगा। अब देखिए यहां पे दो चीजें है ना। अब चरण को समझ लीजिए, इस चरण को भी थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए पीईटी पास किया, 1000 लोगों ने परीक्षा दी और 1000 लोगों में से पीईटी पास किया 100 लोगों ने, है ना। ये आपका प्रथम चरण हो गया। ठीक है, प्रथम चरण। अब ये 100 लोग जो पीईटी पास हैं, ये 100 लोग ही फॉर्म भर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे दूसरे चरण के लिए। कैसे? जैसे मान लीजिए लेखपाल की वैकेंसी आई तो लेखपाल की वैकेंसी में वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जो प्रथम चरण को क्वालिफाई किए हैं, पीईटी को पास की है। तो इसका मतलब है अब आप दो चरणों में परीक्षा देने चल रहे हैं। एक तो आप प्रारंभिक चरण में परीक्षा देने चल रहे हैं और एक आप मेंस की तरह परीक्षा देने चल रहे हैं। जैसे लेखपाल में लोग ग्रामीण विकास पढ़ते थे, ठीक है, तो ग्रामीण विकास अगर आप पढ़ते थे तो लेखपाल का पाठ्यक्रम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वो लेखपाल का पाठ्यक्रम आपका दूसरे पेपर में आएगा, ठीक है। लेकिन पहला पेपर प्रत्येक सदस्य के लिए जो कॉमन है वो कौन सा है? पीईटी। तो पहले आप पीईटी पास करेंगे तभी आप वीडियो का एग्जाम दे पाएंगे, लेखपाल का एग्जाम दे पाएंगे या इन परीक्षाओं के लिए अप्लाई कर पाएंगे, है ना। आपको मालूम है 2010 से लेकर 2020 में इतनी वैकेंसीज क्यों आई हैं? आपने देखा होगा कि 75 से लेकर 85 के बीच में जितना भी भारत में विभाग बने, उन विभागों की जो प्रारंभिक नियुक्तियां थी, जैसे आप जानते हैं कि 76 में समाजवाद को लाना, है ना, फिर विकेंद्रीकरण करना, अलग अलग विभाग बनना। तो 75 से जब हम लोग थे, 75 से अगर हम लोग थे तो 75 से 85 के दशक में नियुक्तियां हुई हैं। तो 75 से 85 का जो दशक था, उस दशक में नियुक्तियां होने का मतलब यह था कि एक एवरेज 30 वर्ष की जो है आपकी टेन्योर होता है आपकी नौकरी का। तो जिन लोगों का 75 से 85 सन में जो है आपका क्या था, रिक्रूटमेंट हुआ, उनकी रिटायरमेंट जो थी वो 15 से लेके 25 के बीच में थी, है ना, या हम कहें 10 से लेके 20 में थी, ठीक है। तो आपने देखा कि बल्क में वैकेंसी थी और बल्क में वैकेंसी आ रही है। शायद इसके बाद कभी भी आपको इतना बड़ा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 50,000 से ज्यादा पद जब एक बार भरे जाएंगे तो मौका मिलना मुश्किल होगा। तो ये स्वर्णिम अवसर है आप सभी लोगों के लिए, है ना। आप बिल्कुल तैयार रहें स्वर्णिम अवसर के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग क्या कह रहे हैं? क्वालिफाई मार्क्स कितना है? अभी चीजें स्पष्ट नहीं हुई है कि क्वालिफाई मार्क्स कितना है। एक सर्टेन परसेंटेज होगा आपका क्वालिफाइंग का। जैसे मान लीजिए 60% पे क्वालिफाई करा रहे हैं, 50% पे क्वालिफाई करा रहे हैं, लेकिन परीक्षा थोड़ी सी आपके लिए कठिन इसलिए हो गई क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है ना। तो सुरक्षित नंबर कितने हैं और कितने नंबर पे क्वालिफाई हो रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अभी और विस्तृत चीजें आने दीजिए, लेकिन पाठ्यक्रम इसलिए निश्चित कर दिया। देखिए एक बात आप सभी लोग ध्यान रख के बेटा चलिएगा, मैं आपको सचेत कर दे रहा हूं, पहले भी सचेत करता रहा हूं कि आपके पास समय कम है, समय कम है, क्योंकि कमीशन आपको समय देगा नहीं, कमीशन आपको समय देगा नहीं, क्योंकि कमीशन पर नियुक्ति करने का दबाव बहुत ज्यादा है और चुनावी साल है, इसलिए दबाव है कि ये त्वरित करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक आशावादी देश है और बात की चीजें हम लोगों को ज्यादा तेजी से याद रहती हैं। तो त्वरित करना है, जल्दी करना है, इसलिए ये मान के चलिएगा कि आप सोते मत रहिएगा। जनवरी जानी नहीं जाती, फरवरी फुर उड़ जाती और मार्च आया तो दे दो भाई कपिया, नोट्स पूरा नहीं है। क्लियर? तो ये मान के चलिएगा बेटा कि बहुत समय नहीं है अब आपके पास, और जिन लोगों को पीईटी के लिए जुटना है वो अपनी तैयारी की रूपरेखा, सिलेबस को काट के उसको अपने हैंडराइटिंग में हस्तलिखित लिख के और उसको लगा दीजिए और सिलेबस के पक्षों को आप हल करना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, अपनी तैयारी को करना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, ठीक है। संस्थान में पीईटी के लिए जबरदस्त बैच संचालित किया जाएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं समझ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार और सबसे बड़ा बैच हम लोग
पीईटी के लिए लेकर आएंगे। सबसे सफलतम बैच होगा आपके संस्थान में। जल्द ही मैं पीईटी के संबंधित बैचेज की घोषणा आपके लिए करूंगा, ठीक है। तो पीईटी के लिए संस्थान की पूरी फैकल्टी तैयार है, पाठ्यक्रम आ गया, कल से नोट्स पर रिसर्च हम लोग शुरू कर रहे हैं। जल्द ही पीईटी के लिए जबरदस्त तरीके से जो बैच है वो टारगेट विद ताल्लुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आएगा। आप लोग इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहे। यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी एग्जाम होंगे, अधीनस्थ से जितने भी एग्जाम होंगे, हम अति शीघ्र उन सभी के लिए बैच आपके समक्ष लाने वाले हैं, बैच को ड्राफ्ट करने वाले हैं ना। तो ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट उसी प्रतिबद्धता के साथ, उसी गुणवत्ता के साथ पीईटी के लिए बैच लाएगा। और मैं बता दे रहा हूं, एक अंतिम लाइन मेरी याद रखिएगा, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और करंट, ठीक है। 4 चीजें आपके लिए डिसाइडिंग होंगी जिनको चयन लेना है बेहतरीन तरीके से। दिख नहीं रहा है 15 मैंने समझाया कैसे, 15 और 20, क्लियर। ये आपके लिए डिसाइडिंग है, क्लियर है। हाँ आइए, हाँ चलिए, और कोई बात। देखिए बाकी ढेर सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। ये पाठ्यक्रम आज शाम को 6 बजे पब्लिश हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी जानकारी दे दें। तो ये पाठ्यक्रम के लिए अच्छे से आप लोग इसके लिए एनालिसिस एक शुरू कर दीजिए अपने मन में, ठीक है। और संस्थान से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारे काउंसलर सदस्यों के, हमारे संस्थान में। अभी जब आप पहला मैसेज खोलेंगे तो आपको वहां पर नंबर्स मिलेंगे, तो वहां पर नंबर्स को लेके आप पूरी बात कर सकते हैं। तो मैंने पूरी चर्चा आपसे की, पदों का विवरण भी आपको बताया है ना, पाठ्यक्रम भी बताया। संभावित परीक्षा तिथि पर अगर हम लोग बात करें तो आप लोग मान लीजिए, देखिए अगस्त सितंबर तक आप जानते हैं कि 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान है ना। 5 सितंबर को अगर नियुक्ति पत्र देना है तो आप संभावित पदों की संख्या जो 50,000 है, इस 50,000 पदों के लिए आप समझ लीजिए यूपी में कम से कम 15 लाख आवेदन होने वाले हैं। 15 लाख प्लस आवेदन यूपी में होंगे, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो 15 लाख प्लस आवेदन के लिए आपको संघर्ष शुरू करना है, तब ये 50,000 पद आपके होंगे, ठीक है। बाकी चीजें डिस्क्रिप्शन में दी गई है। परीक्षा तिथि आप मान के चलिएगा कि 60 से 70 दिन का समय ही आपके पास है, बहुत ज्यादा समय नहीं है ना। आप सभी लोगों को संस्था की तरफ से बहुत बहुत स्नेह और प्रेम। जल्द ही जो है संस्था में इसके लिए बैच लाया जाएगा। इससे संबंधित जो भी जरूरी अपडेट होगा वो मैं लेके आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। फिलहाल जितनी जानकारियां थी मैंने आपसे साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।